where we have left yesterday, till which point? Congress plan, right? We were discussing plans before independence. ठीक, कांग्रेस प्लान में हमने देखा था कि ये होलिस्टिक बात करती थी रिगार्डिंग ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, राइट? अब एक दो प्लान्स और हैं, उसको हम लोग देखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे 5 इयर्स प्लान पे, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद हमने 5 ईयर प्लान्स की मॉडल अपनाई थी। कांग्रेस प्लान के बाद हमने देखा, हम लोग देखते हैं कि एक बॉम्बे प्लान भी आती है। बॉम्बे प्लान, बॉम्बे इसलिए ना जाना जाता है क्या कि फाइनेंशियल कैपिटल क्या है? बॉम्बे, मुंबई। पहले उसका नाम बॉम्बे हुआ करता था, कब चेंज हुआ नाम पता है कुछ? एनी गेस? 90s, 95 के अराउंड, 95 से 2000 के अराउंड। तीनों जो मेजर सिटीज थी, कोलकाता, चेन्नई, पहले मैड्रास कहलाती थी। मैड्रास वाले कहते थे ना तो यहाँ कोई मैड है ना रास्कल है, ये क्या नाम हो गया मैड्रास, चेन्नई नाम दो। तो वही 1995 के टाइम पीरियड से तीनों सिटीज का नाम चेंज, एक नाम चेंज हुआ, दूसरे जगह भी फिर आवाज उठी कि नाम चेंज करो। तो बॉम्बे क्या है? फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट लोग रहेंगे। अब आप क्या गेस कर सकते हो बॉम्बे प्लान में जो बातें कही गई होंगी वो किसके फेवर में होगी? बॉम्बे प्लान इनफैक्ट लाया ही गया था कुछ मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा। इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो हुआ करते थे उस टाइम पे, सभी को अपना इंटरेस्ट देखना है। एवरीबॉडी वांट्स टू सी देयर ओन इंटरेस्ट एंड प्रोटेक्ट इट आल्सो। तो जब देश इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ रही थी, जो हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो कैपिटलिस्ट थे, उन्हें क्या लगा रहता था? डर लगा रहता था हर हमेशा कि कहीं रातों रात ये कम्युनिस्ट कंट्री ना हो जाए। कम्युनिस्ट कंट्री में क्या होता है कि रातों रात स्टेट सारा चीज नेशनलाइज कर देगी, कल के आप शहंशाह थे, आज रोड पे आ जाओगे। तो सभी को अपना इंटरेस्ट बचा के रखना है, तो सब अपने अपने हिसाब से पॉलिटिकल प्रेशर बोलो या फिर जैसा भी प्रेशर बोलो वैसा बना के रखना चाहते थे। तो वो लोग मिलके लाते हैं बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान में वो बात करते हैं कि जो इंडिया की जो ग्रोथ होनी चाहिए, ये मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहिए, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री ज्यादा होना चाहिए, हम लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज पे काम करें, है ना? इनका कहना उससे रिलेटेड था। तो बॉम्बे प्लान मेजरली यही बात थी, जो बात करेंगे कैपिटलिज्म की तरफ ले जाने की बात करेंगे। थोड़ा सा लिखते हैं, बाकी कुछ नहीं है, बस प्रीलिम्स में कभी आ ना जाए तो उसे लेकर। बॉम्बे प्लान आप हेडिंग डालो, इन 1944 के अराउंड आई थी, 44 के अराउंड। बॉम्बे प्लान was the Bombay Plan was the popular title of a plan of economic development of India. इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, a plan of economic development of India. Bombay Plan was the popular title of a plan of economic development of India. A plan of economic development of India को इन्वर्टेड कॉमा में डालो आप, which was prepared by a cross section of India's leading capitalists. A cross section of India's leading capitalists, such as, में काफी लोग थे, कुछ का नाम लिख लेते हैं जो आप हिस्ट्री में भी पढ़ोगे, जिनका नाम पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, PURSHOTAMDAS, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास एक ही व्यक्ति का नाम है। JRD टाटा, GD बिरला, टाटा बिरला का नाम तो अभी भी आप सुनते हो, इन्हीं के पूर्वज रहा करते थे वो, जो अब वाले टाटा है। The plan was published in 1944 and
स्लैश करके 1945 लिख सकते हो। 44 45 की जो इकोनॉमिक ईयर थी, फाइनेंशियल ईयर, उसी में द प्लान वाज पब्लिश्ड इन 1944 1945। अब देखो ये किसकी प्लान है? कैपिटलिस्ट सेक्शन की। कैपिटलिस्ट सेक्शन हर समय क्या चाहता है कि उसका दबदबा हो, कैपिटलिज्म की तरफ चीजें बढ़े। तो इनका कहना था कि जो जमींदारी सिस्टम है, नो डाउट वो बैड थी, जमींदारी सिस्टम बैड है, क्योंकि वहां क्या होता है, कुछ जो रिसोर्स है जमींदार के पास है, बाकी लोग क्या करते हैं, लैंड पे काम करते हैं, लेबरर्स के। तो कैपिटलिस्ट क्लास की ना, कैपिटलिस्ट क्लास की इंडिया में बोल लो जमींदारी सिस्टम, जो फॉरेन में हुआ करती थी, फ्रांस में वहां होती थी फ्यूडलिज्म। तो कैपिटलिस्ट क्लास की फ्यूडलिज्म से हमेशा टकराहट रही है। क्यों? क्योंकि पहले के जनरेशन में, जब कैपिटलिज्म कब की प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोले तो 18 या फिर 1750 के बाद की बात है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब आई? जब स्टीम इंजन आया, जब सब चीज टेक्नोलॉजी आई। उससे पहले जो इकोनॉमी हुआ करती थी वो क्या थी? फ्यूडलिज्म हुआ करती थी, यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे। अब फ्यूडल फ्यूडल लॉर्ड्स में क्या होता था? फ्यूडलिज्म में फ्यूडल लॉर्ड्स है, वो मान लो कि 10 स्क्वायर किलोमीटर्स या फिर बहुत बड़ा बड़ा एक गांव, दो गांव, 10 गांव, 100 गांव का मालिक है। कौन? फ्यूडल लॉर्ड्स। अब जो और उसके जो खेत हैं, उसके जो फील्ड्स हैं, उसमें काम करने वाले वर्कर्स होते थे, उसको कहते थे सर्फ्स। ये हम बात कर रहे हैं वहां की, बाहर की, फ्रांस या फिर वेस्टर्न। तो वो क्या होता था ना कि जो सर्फ्स होते थे, काम करने वाले मजदूर जो होते थे, वो उस लैंड पे, उनका मानना था ना कि ये जो है आप गॉड के द्वारा बनाया गया फ्यूडल लॉर्ड्स है, और आपकी ये क्या कहते हो, हाँ, जिम्मेदारी है। ऐसी वैसी नहीं, ऊपर वाले के द्वारा जिम्मेदारी है, आप उन फ्यूडल लॉर्ड को सर्व करो, उनके खेतों पे काम करो। अब जब दुनिया ये बढ़ने लगी इसके तरफ, कैपिटलिज्म के तरफ, इंडस्ट्रियलिज्म आने लगी, तो उन्हें भी तो लेबर चाहिए। लेबर कहाँ से आएगा भाई? लेबर आएगा कहाँ से? क्योंकि जो लेबर क्लास है वो ऑलरेडी फ्यूडल लॉर्ड्स के खेतों पे काम कर रही है। तो इन दोनों में टकराहट होती है, फ्यूडल फ्यूडल लॉर्ड्स में, क्योंकि ये पहले के शान है, और न्यू रिच बन रहे हैं। कौन? कैपिटलिस्ट क्लास, जो नई न्यू इमर्जिंग वर्ग आ रही थी, न्यू कैपिटलिस्ट क्लास थी। इनको क्या चाहिए थी? फ्री लेबर चाहिए थी। ये फ्री लेबर की बात करेंगे, ये लिबरलिज्म की बात करेंगे, लेबर क्लास को फ्री छोड़ो, तो इनसे टकराहट होती है। तो उसी तरह हम लोग देखेंगे जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्हें भी तो शहरों में जहाँ फैक्ट्रीज है वहाँ लेबर क्लास चाहिए, और जमींदारी सिस्टम है वहां पर भी क्या होता था कि इंडिया में भी काफी हद तक सिमिलर सिस्टम था। पहले जब जमींदारी सिस्टम होते थे, जो खेत में आपके काम कर रहे हैं, उनका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता था कि अपने साहब को और भी चीजों में सर्व करें। जो इकोनॉमी हुआ करती थी, विलेज इकोनॉमी, वो डिफरेंटली वर्क करती थी। तो ये भी बात करेंगे, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट भी बात करेंगे जमींदारी सिस्टम को खत्म करने के लिए। हालांकि जमींदारी सिस्टम ऑल्दो एक्सप्लॉयटेटिव थे, तो बॉम्बे प्लान की वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव क्या थी? टू इन द जमींदारी सिस्टम। एग्रेरियन रीस्ट्रक्चरिंग, दैट इज abolition of zamindari system was one of its aim. Agrarian restructuring and abolition of zamindari system was one of the aim of Bombay Plan. Uh, Abolition of zamindari system or agrarian restructuring was one of the aim of Bombay Plan, and investment on heavy capital goods industries and investment on heavy capital goods industries. Heavy capital goods industries. अब देखो इंडस्ट्रीज भी होती है ना, वो एक तरह से दो भागों में इसे भी डिवाइड किया सकता है। एक तो बेसिक गुड्स इंडस्ट्रीज, आप बिस्किट खाते हो, वो क्या है? बेसिक गुड है, हैवी कैपिटल गुड है?
और भी जो चीजें हैं जो बेसिक नीड्स में आएंगी, जिनकी प्रोडक्शन में ज्यादा यूज नहीं है, वो क्या कहलाएंगी? बेसिक गुड्स इंडस्ट्री। जो बॉम्बे प्लान वाले लोग थे, ये कहते हैं कि हैवी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को जो टोटल फंड की डाइवर्जन होनी चाहिए वो मोर देन 65% होनी चाहिए, 65%। और इसमें वो बोल रहे थे कि यहाँ पे 35% ही होनी चाहिए, क्योंकि जब इंडिया इंडिपेंडेंस हो रही थी, मेजोरिटी ऑफ पर्सन के पास क्या था? बेसिक गुड्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, खाने पीने को नहीं था। बट ये कह रहे थे कि हैवी कैपिटल गुड्स की तरफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा करो। एक पॉइंट ये भी लिख लो आप, बॉम्बे प्लान सजेस्टेड दैट द इन्वेस्टमेंट ऑन बेसिक कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज शुड बी अप टू 35% होनी, क्योंकि इनका फोकस कहाँ था? कैपिटल गुड्स की तरफ ज्यादा। डन। आगे चलते हैं, एक और दो और प्लान देखेंगे हम लोग। अब देखो, कैपिटलिस्ट वर्ग अपना भी लेके आ रहा है, इसको काउंटर करने के लिए भी जो दूसरे वर्ग होंगे, मार्क्सिस्ट है वो भी आएंगे, जो सोशलिस्ट है वो भी आएंगे, है ना। तो एक और प्लान आती है, उसे कहते हैं पीपल्स प्लान। पीपल्स प्लान, इसके बाद कौन सी प्लान आती है? पीपल्स प्लान। एम एन रॉय का नाम सुना है आपने इस कॉन्टेक्स्ट में? पॉलिटी कितने लोगों ने पढ़ लिया? पॉलिटी खत्म है क्लास में? नहीं खत्म हुई आपकी? नहीं हुई, आप लेट ज्वाइनिंग हो। नहीं, नहीं हुई है, अच्छा चलो कोई। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी हमारे पास। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मांग करने वाले फर्स्ट पर्सन थे टू डिमांड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया विद द पीपल ऑफ इंडिया ओनली वाज एम एन रॉय। ये कौन थे? एक मार्क्सिस्ट थे, मार्क्सिस्ट, इंडियन मार्क्सिस्ट। जब आप मार्क्सिज्म इन इंडिया पर हो गए तो ही इज द बिग सॉर्ट ऑफ इंडियन मार्क्स। ये मार्क्सिस्ट जो वर्ल्ड लेवल पे उस समय कॉन्फ्रेंसेस होती थी, वहां पे भी काफी इनका योगदान था। मेक्सिको की जो मार्क्सिस्ट पार्टी बनी थी, ये उनके भी फाउंडर थे। तो इंडियन जो सीपीआई है ना, सीपीआई इंडिया में जो इनिशियली हुआ करती थी, वो अब तो दो तीन भागों में टूट गई, आधा कोई खत्म हो गया। तो उनके भी जनक इन्हीं को माना जाता है। तो ये भी एक प्लान लेके आए, ये कहते हैं पीपल्स प्लान। ये किस चीज की बात करेंगे? ये बात करेंगे बेसिक चीजों की, आम जनता का बात करेंगे, कि लेबर क्लास की बात करेंगे। ये प्लान आई थी 1945 में। अब लिखो, हेडिंग डालो, पीपल्स प्लान। पीपल्स प्लान in 1945, in 1945 people's plan was formulated by, in 1945 people's plan was formulated by एम एन रॉय। मार्क्सिस्ट लीडर एम एन रॉय लिख सकते हो, एम एन रॉय। एम एन रॉय। द प्लान was based on Marxist socialism. The plan was based on Marxist socialism and advocated the need of and advocated the need of providing the people and advocated the need of providing the people with the basic necessities of life, with the basic necessities of life। ठीक है,
समझ में आ जाएगा। अगर क्वेश्चन भी आएंगे तो आप अच्छे से इलिमिनेट कर लोगे। अगर प्रीलिम्स में आ जाता है कि व्हाट पीपल प्लान सेज, एज नेम इटसेल्फ सजेस्ट, पीपल ज्यादा कौन है? कॉमन मैन की नीड्स की बात करेगी। अब एक और प्लान आती है 1950s में। जेपी का नाम आप लोगों ने सुना है? कितने लोगों ने? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का नाम आप लोगों ने नहीं सुना है? सुना है, किस कॉन्टेक्स्ट में सुना है? पॉलिटिशियन। जयप्रकाश नारायण, जिसको शॉर्ट में हम लोग जेपी भी कहते हैं, हालांकि ज्यादा लोग उस टाइम पे जेपी ही कह देते हैं, जेपी। जयप्रकाश नारायण, ही वाज फ्रॉम बिहार। ओके। और जब 90 इमरजेंसी लगी थी, याद है? 1975 के करीब में। उससे पहले इंडिया में क्राइसिस चल रही थी, काफी करप्शन थी, प्राइस हाई हो रहे थे। तो इन्होंने एक स्लोगन दिया था, टोटल रिवॉल्यूशन का, मतलब संपूर्ण क्रांति। ये भी इनिशियली सोशलिस्ट लीडर भी थे ये। जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था ना, तो ये नेपाल भाग गए थे, जेल की दीवार फांद के। तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा एक प्लान लाया गया 1950 में। 19 सभी लोग अपना जो आइडियोलॉजी है वो पुश फॉरवर्ड करेंगे। जब ट्रांजिशन पीरियड होगा, सभी लोग चाहेंगे ना उसका आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया जाए, नेशनल एक्सेप्टेंस मिले। तो जेपी एक प्लान लेके आते हैं, सर्वोदया प्लान। सर्वोदया प्लान, सर्वोदया एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, सर्वोदया मतलब सभी का उदय। मतलब जो मेजरली कौन, जो पीपल विच आर एट द लोअर लैडर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इन द इकोनॉमी, जो गरीब तबका है सोसाइटी का, उनको अपलिफ्ट करने की बात करेंगे ये सर्वोदया प्लान में। ठीक, ये 1950 में आई थी। और सर्वोदया प्लान में जो मेजर चीजें बेस्ड थी ना, वो विनोबा भावे का भी नाम सुना होगा आपने। विनोबा भावे का नाम नहीं सुना? देखो, गांधी जी थे, ठीक। गांधी जी का दो एस्पेक्ट था। गांधी जी, गांधी जी का दो एस्पेक्ट था। एक तो पॉलिटिकल था, क्योंकि वो पॉलिटिकल लीडर भी थे। और दूसरी स्पिरिचुअल थी। पॉलिटिकल लीड, जो गांधी जी के पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को कौन आगे लेके जाते हैं फ्यूचर में? जेएल नेहरू। जेएल नेहरू, जेएल नेहरू लेके गए। अब जो विनोबा भावे थे ना, उनको पॉलिटिक्स से, एक्टिव पॉलिटिक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं था। आजादी के बाद, हालांकि आजादी से पहले भावे का भी कंट्रीब्यूशन था, इंडिपेंडेंस की लड़ाई में इन्होंने काफी काम किया था। लेकिन जब देश आजाद हुई ना, तो नेहरू ने इन्हें बोला कि आप आ जाओ मिनिस्ट्री में, कोई मिनिस्ट्री संभालो। अब आप कब तक इतना स्ट्रगल करोगे, कब तक ऐसे ही लाइफ जियोगे? तो बोले नहीं, हमें उस तरह से आगे नहीं बढ़ना है, हमें गांधी के स्पिरिचुअल पार्ट को, मतलब स्पिरिचुअल हायर भी बोला जाता है विनोबा भावे का, उनकी कुछ कॉन्सेप्ट जैसे सर्वोदया हो गई, ऐसी कुछ कुछ चीजें हैं ना, जो कि ट्रस्टीशिप हो गई, गांधी की ट्रस्टीशिप, ये सब विनोबा भावे की दिया हुआ कुछ कॉन्सेप्ट थे। वो बात करते थे उसमें। और इसी से, इन्हीं के कुछ उस कॉन्सेप्ट से, भावे के कुछ कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड होके कौन, जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण, कौन सा प्लान लेके आते हैं? सर्वोदया प्लान। तो सर्वोदया प्लान के बारे में थोड़ा सा। सर्वोदया प्लान, the plan was published in January 1950. The plan was published in 1950. It was formulated by the famous socialist leader. It was formulated by the famous socialist leader Jayaprakash Narayan. It was formulated by the famous socialist leader Jayaprakash Narayan. It took the major inspirations. The plan, the plan took the major inspirations from the Gandhian technique. The plan took the major inspirations from the Gandhian technique
of constructive works by the community and trusteeship. By the community and the trusteeship. By the community and the trusteeship. RUSTEESHIP. ट्रस्टीशिप मैं बताता हूँ क्या है, आगे लिख लो आप. ट्रस्टीशिप as well as the सर्वोदया concept of आचार्य विनोबा भावे. INOBA BHAVE. आचार्य विनोबा भावे. The plan drew its inspiration from the Gandhian technique of constructive works by the community and trusteeship as well as नहीं आगे नहीं, उसी को रिपीट कर रहा हूं जो पीछे लिख लिया आपने. ठीक है. एज वेल एज दी सर्वोदया कंसेप्ट ऑफ आचार्य विनोबा भावे. लिख लिया इतना. It emphasized on agriculture. Agri-based small and cottage industries. Emphasized on agriculture, agri-based small and cottage industries, self-reliance, and almost no dependence on foreign. अब इसमें ट्रस्टीशिप क्या होता है पता है आप लोगों को? गांधी जी का एक कॉन्सेप्ट है ट्रस्टीशिप का. ट्रस्टीशिप गांधी जो कॉन्सेप्ट देते हैं ना, सर्वोदय प्लान वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम बोथ गांधी जी के कॉन्सेप्ट से भी और विनोबा भावे जी के कॉन्सेप्ट से भी. तो सुबह में एक वर्ड है ट्रस्टीशिप. ऑल यू नो अबाउट ट्रस्टीशिप. व्हाट इज ट्रस्टीशिप? देखो गांधी जो थे ना वो काफी अलग तरीके से बात करते थे. तब उनका उस टाइम पे कल्ट था, क्योंकि जो गांधी जी की बातें हैं अभी भी हम लोगों को समझ नहीं आती है. कई लोग गांधी के विरोध में बात करते हैं, क्या नॉन वायलेंस की बात करते हैं, ये सब नहीं चलता है. उस टाइम पे भी उनके विरोध में काफी बातें हुई करती थी, लेकिन उनका जो क्या कहते हैं रिलेशन था उनके कॉन्सेप्ट से, और वो उस पर इतना एम्फेसिस करते थे, अपने पर्सनल लाइफ में करके दिखाते थे. जब उनका वो कल्ट लीडरशिप बना, इतने लोगों उनका एक कॉन्सेप्ट है ट्रस्टीशिप का. ट्रस्टीशिप कहते हैं, वो कहते हैं ट्रस्टीशिप में जो अमीर वर्ग है सोसाइटी का, जो अमीर वर्ग है, आप ये मत समझो कि ये जो आपकी संपत्ति है, प्रॉपर्टी, द इनकम दैट यू अर्न इज योर ओन. ये ना सोसाइटी आपको प्रोवाइड कर रहा है. आप जो हो ना उस रिसोर्स की, उस इनकम की, उस प्रॉपर्टी की एक तरह से सोसाइटी के लिए ट्रस्ट के रूप में काम कर रहे हो, ट्रस्टी हो. और जो आप एक्सेस ऑफ इनकम अर्न कर रहे हो मोर देन योर बेसिक नीड्स, ठीक है ना, वो जो इनकम आप अर्न कर रहे हो उसको आप यूज किसके लिए करो? सोशल वेलफेयर के लिए. इसीलिए आप देखोगे कि काफी गांधी जी के बगल में जीडी बिरला जो टॉप क्लास के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो उनके बगल में आके बैठा करते थे, चरणों में बैठा करते थे. एक बार आप कुछ बोल दे गांधी तो अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार होते थे. तो ट्रस्टीशिप उसी की बात करती है कि मतलब अगर आप रिच हो रहे हो सोसाइटी में, इफ यू आर गेनिंग वेल्थ, then it's not only your potential, it's not only your talent that you are gaining all those things. You should consider it as trustee of the whole society. और उस चीज का आप क्यों यूज करोगे, कैसे यूज करोगे? ये नहीं कि खर्च कर रहे हैं बेमतलब का, जब मन कर रहा है जो कर रहे हैं. जब आपको सोसाइटी कुछ वेल्थ दे रही है तो उसको आप प्रोडक्टिव चीजों में लगाओ, सोशल वेलफेयर में लगाओ. ट्रस्टीशिप की कंसेप्ट यही कहती है. ठीक है. अब प्लान्स हम लोग ने देख लिया,
इंडिपेंडेंस से पहले का। अब बताओ जो प्लान्स है, प्लान्स हम लोग क्यों देख रहे हैं, मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्लान्स? जो प्लान है वो क्या बात करती है कि ठीक है, सभी प्लान्स को आप देख लो तो वो डेवलपमेंट की बात करेगी, ग्रोथ की बात करेगी, देश में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए, सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। सभी प्लान्स मोटा मोटी यही बात करती है। तो आप लिखो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग आर, पॉइंट्स में लिख लो, 6-7 पॉइंट है बस। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग आर, नंबर 1 इकोनॉमिक ग्रोथ, नंबर 1 इकोनॉमिक ग्रोथ, नंबर 2 poverty elevation, number 2 poverty elevation, number 3 employment generation, number 3 employment generation, number 3 employment generation, number 4 controlling economic inequality, number 4 controlling economic inequality, controlling economic inequality, number 5 self reliance, number 5 self reliance, number 6 modernization। अब जैसे कुछ पॉइंट्स है ना, पॉइंटर को आप प्रेजेंटेशन के लिए अलग अलग ऐसे करके बना सकते हो ताकि देखने में अच्छा लगे, आंसर्स में भी आप प्रेजेंट कर सकते हो। कुछ प्रेजेंटेशन के लिए बोल रहा हूँ, खैर नोट्स में तो कैसे भी चलेगा। अब देखो ये सब चीजें जब इतनी हुई, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट 1950 में ही प्लानिंग कमीशन, अब देश आजाद हो चुका है, जितना प्लान हम लोग देखते वो 1947 से पहले की चीजें। अब जब कंट्री गेन्ड इंडिपेंडेंस, देन वी फॉर्म प्लानिंग कमीशन। क्योंकि इतने मेजर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो भी है, दे वर वॉइसिंग फॉर प्लान्स, दे वर वॉइसिंग फॉर प्लान्स। जब नेहरू जी देश की सत्ता अपने कमान संभालते हैं तो 1950s में ही प्लानिंग कमीशन लेके आते हैं। प्लानिंग कमीशन जो थी ये लेजिस्लेट मतलब ये किसी लेजिस्लेशन से नहीं लेके आया गया था। आप कोई बॉडी बनाते हो उसके लिए क्या कर सकते हो, पार्लियामेंट से एक्ट पास कर दो तो वो बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाएगी। बट ये कैबिनेट की रेजोल्यूशन से फॉर्म की गई थी। अब कैबिनेट कैसे वर्क करती है? कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी का नाम सुना होगा आपने, हायर मोस्ट सिविल सर्वेंट इन इंडिया। जो भी अभी सबसे सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट होगा ना, वही कैबिनेट सेक्रेटरी बनेगा। उसके लिए अभी आपको सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, 22-23 मैक्सिमम 23 के साल में आप एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो 37 ईयर्स ऑफ सर्विसेज बचेंगी आपके पास। आपको सेक्रेटरी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहुंचने के लिए मिनिमम 28-29 ईयर्स का सर्विस चाहिए। कितना चाहिए? मिनिमम 28-29। तब आप अपलिफ्ट हो गए सेक्रेटरी टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं या फिर जो मेजर 48 मिनिस्ट्रीज है लगभग, डिपार्ट एक मिनिस्ट्री, कई मिनिस्ट्रीज में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स भी है, मान लो 70-75 के आसपास सेक्रेटरीज अभी होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो प्लानिंग कमीशन फॉर्म हुई थी, अब कैबिनेट होती है, जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी कैबिनेट होती है, जिसमें सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठते हैं। मिनिस्टर्स की भी कैटेगरीज है। तब वहां पे जो मेजर डिसीजन है ना, वही कैबिनेट में ली जाती है अभी भी। तो कैबिनेट में क्या हुई, रिजोल्यूशन पास की गई। एक रिजोल्यूशन घुमाते हैं कि हाँ हम लोग सभी लोग इस पे सहमत हैं, ये बॉडी बनाई जाती है। तो वो कैबिनेट रिजोल्यूशन से बनी क्या, प्लानिंग कमीशन। अब अगर ये कैबिनेट रेजोल्यूशन से बनी है, यानी कि एक एग्जीक्यूटिव एक्शन है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी के बारे में आप लोग थोड़ी बहुत तो जानते होंगे, थोड़ा बहुत ही। जब ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है तो इसको हटाने के लिए भी क्या चाहिए, एग्जीक्यूटिव एक्शन से हटा सकते हैं। जिसने बनाया वो उसको हटा देगा। 2015 में इसे खत्म कर दिया गया है।
प्लानिंग कमीशन इज नाउ एबोलिश्ड। अब इसके जगह पे क्या है, नीति आयोग। 2015 के जैन में ही मोदी जी आए, ये तो 14 से ही, लेकिन 14 के जनवरी में ही कैबिनेट अपना रेजोल्यूशन पास करती है कि वो प्लानिंग कमीशन जो बनी थी 1950 में, अब उसको रिप्लेस कर दी जाती है किससे, नीति आयोग से। तो प्लानिंग कमीशन बनी थी 1950s में। इसका मेजर रोल क्या था, प्लानिंग कमीशन का मेजर रोल क्या था, टू मेक दी प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स इन द कंट्री, करेक्ट। अब थोड़ा सा प्लानिंग कमीशन के बारे में लिखते हैं, हेडिंग डालो प्लानिंग कमीशन। In March 1950, in March 1950, Planning Commission, March 1950, Planning Commission was set up by March 1950. The Planning Commission was set up by the government through a cabinet resolution. In March 1950, Planning Commission was set up by the government through a cabinet resolution, ब्रैकेट में लिख दो, विदाउट रिजॉर्टिंग टू लेजिस्लेशन। कैबिनेट रिजोल्यूशन के बगल में लिख दो, विदाउट रिजॉर्टिंग टू लेजिस्लेशन। The major aim of Planning Commission was to form the major aim of Planning Commission was to form the 5-year plans, was to form the 5-year plans। ठीक, अब 1950 में प्लानिंग कमीशन आ चुकी है। अब यह क्या करेगी, सारे डेटाज को देखेगी, जो देश की चीजें चल रही हैं, कहाँ पे इनपुट्स ज्यादा चाहिए, कहाँ पे नीड्स ज्यादा हैं, सारे चीज को ऑर्गेनाइज करेगी, और ये 1951 में लेके आती है इंडिया की फर्स्ट 5-ईयर प्लान। अब देखो, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई ना, वी वर सो वल्नरेबल कि अपने पास खाने के लिए भी खाना नहीं था, सभी लोगों के पेट भर सके। वी वर इंपोर्टिंग ग्रेन्स। इंडिया मेजरली पास्ट में भी क्या रही थी, एग्रेरियन इकोनॉमी रही थी। वी शुड बी सेल्फ sufficient in production of food grains also, but the situation was such that we used to import food grains। PL 480 नाम की एक स्कीम थी यूएस की, PL 480, जिसमें कि यूएस हमें फूड ग्रेन्स दिया करता था, वो भी लोअर ग्रेड की फूड ग्रेन्स हुआ करती थी। हाँ, जो यूएस की जो लोअर फूड ग्रेन्स हुआ करती थी, वो कहाँ शिफ्ट करती थी, वो इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशंस में। तो अब जब हम लोग फर्स्ट 5-ईयर प्लान बना रहे हैं, तो प्लान बनाएंगे तो आप भी रोज प्लान बनाते होगे, या फिर नहीं बनाते हो तो स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन के लिए। रोज की प्लान होनी चाहिए, वीकली प्लान होनी चाहिए, है ना। तो आप क्या करोगे आगे, अब अपने पास रिसोर्सेस हैं, सब चीज है देश में जितनी भी है, अब उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हमें किस तरफ करना चाहिए। जो रिसोर्सेस है, अगर प्लान बनाते हो तो कभी आप प्लान बनाओगे कि आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, उसी तरह हमारे पास क्या ऑप्शंस थे, या तो हम इंडस्ट्रीज की तरफ ज्यादा झुकाव रखें, ज्यादा रिसोर्स इंडस्ट्रीज की तरफ डालें, या फिर एग्रेरियन इकोनॉमी की तरफ ज्यादा रिसोर्सेज डालें। जो फर्स्ट 5-ईयर प्लान हुई थी, उसमें हमारी ऑब्जेक्टिव ज्यादा किस तरफ थी, ऑब्जेक्टिव ज्यादा थी एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन की तरफ। अब इसी टाइम पीरियड में देखोगे कि इंडिया लार्जेस्ट डैम कौन सा है, डैम हीराकुंड डैम का नाम सुना होगा आपने। हीराकुंड डैम हो गई, दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स हो गई। हाँ, तो ये सब इसी टाइम पीरियड में नेहरू जी क्या बोला करते थे,
डैम्स एंड मॉडर्न इंडस्ट्रीज आर द टेम्पल्स ऑफ न्यू इंडिया। उनके लिए क्या था ये? टेम्पल्स ऑफ न्यू इंडिया। उस लेवल की रिस्पेक्ट वो किसको देते हैं? जो मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ डेवलपमेंट है, जैसे डैम होगी, डैम बनेगी, उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, डैम से इरिगेशन होगी, तो फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन बढ़ेगी। अगर लैंड में इरिगेशन ठीक से होगी, अभी भी इंडिया में जो है ना 45% हम लोग रेन के डिपेंडेंट हैं। रेन फेड एग्रीकल्चर होती है। जब आप एग्रीकल्चर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इंडिया की अभी भी 45% रीजन ऐसे हैं, एग्रेरियन लैंड ऐसे हैं जो कि टोटली डिपेंड किस पे करती है? रेन पे। रेन पे। तो उस जमाने में तो पंप्स और कम हुआ करते थे, तो वी वर वल्नरेबल इन मॉनसून, वल्नरेबल टू मॉनसून। इंडियन एग्रीकल्चर वाज सेड टू बी वल्नरेबल टू मॉनसून। मॉनसून अच्छी भी, प्रोडक्शन अच्छा होगा, मॉनसून खराब हुई, भुखमरी आ जाती थी, अकाल पड़ जाती थी, फैमाइन हुआ करता था। करेक्ट। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में थोड़ा सा ले लेते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ब्रैकेट में आप टाइम पीरियड डाल दो 1951 से 19। The major objective of the plan was agriculture and irrigation. Focus on agriculture and irrigation. To scale the food grains production. To scale the food grains production. Some of the important works during that period are some of the important works during that period are Jakun Dam on Mahanadi, Jakun Dam on Mahanadi, Damodar Valley project in West Bengal, Damodar Valley project in West Bengal, ओडिशा में है। वाकरा नंगल डैम पंजाब एंड हिमाचल, सतलुज पे। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, दामोदर वैली प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल, कॉमा या नेक्स्ट पॉइंट में लिख दो वाकरा नंगल डैम इन पंजाब और हिमाचल सतलज पे है। ये डैम्स वाला आप लोग करोगे जब, तो उसमें भी आपको मिलेगा ये। फिर सेकंड प्लान पे आ जाओ। प्लान्स को हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी खींच देते हैं, ठीक है। अब जब सेकंड प्लान आई, फर्स्ट प्लान में हम लोग किस पे ज्यादा जोर दे चुके हैं? एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। अब जो बात है इंडस्ट्रीज की, वो लेफ्ट आउट रह गई थी। हालांकि काफी चीजें हम लोग फिर भी कर रहे थे। इसका कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव ये है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट सभी रिसोर्सेस इसी की ओर डाइवर्ट करेगी। मेजर फोकस होगा उस पे, मेजर फोकस इस पे होगा। इंडस्ट्रीज मान लो कि इस पे 60% फोकस कर रही है, तो इंडस्ट्री पे 40। जब इंडस्ट्रीज पे फोकस करेंगे तो इंडस्ट्री का शेयर ज्यादा रहेगा। सेकंड प्लान के बारे में लिखो आप। सेकंड प्लान में हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव ज्यादा था हमारा? इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज्यादा हो, इंडस्ट्रीज के बारे में। सेकंड प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, टाइमिंग डालना 1956 से इट वाज बेस्ड ऑन पीसी महलनोबिस मॉडल। महलनोबिस मॉडल, MAHALANOBIS।
पीसी महलनोबिस जी के बारे में आप लोगों ने सुना है पहले? अच्छा, इंडिया में स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाई जाती है, कोई बताएगा हमें? सर्च करके बताओ जरा गूगल पे, स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाई जाती है? 29 फेब है क्या? थोड़ी अलग है ये स्टैटिस्टिक्स डे, देख के बताओ। 20th 20th अक्टूबर। तो हाँ, पीसी महलनोबिस जी है ना, ये एक स्टेटिस्टिशियन थे। ये बहुत उस टाइम के प्रोमिनेंट स्टेटिस्टिशियन थे, जो कि अब उसमें क्या होता है, फैक्ट्स फिगर अपना बैठ के देख रहे हैं कि इधर इनपुट ज्यादा डालेंगे, तो ये प्रमोट करते थे इंडस्ट्री को। इनकी जो मॉडल थी ना, वो कहती थी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ को हम लोग को एम्पावर करना चाहिए, वी शुड फोकस मोर ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो महलनोबिस मॉडल जहां भी आपको दिखे, तो इसका मतलब क्या बात किया जा रहा है? फोकस मोर ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है। और आगे लिखते हैं, सेकंड प्लान में लिखो आगे, इट वाज बेस्ड ऑन पीसी महलनोबिस मॉडल। ऑब्जेक्टिव focus more was given on heavy industries. Focus more was given on heavy industries. तब फिर थर्ड प्लान आ गई। सेकंड में हम लोगों ने क्या फोकस ज्यादा किया था? इंडस्ट्रीज पे फोकस किया था, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड प्लान आती है, थर्ड प्लान की टाइम पीरियड है नेक्स्ट होगी उसके बाद। फर्स्ट प्लान 1951 से 56, 56 से 61, 61 से 1966। अब अच्छा ये बात बताओ, इस पीरियड में आपको और कोई मेजर इवेंट दिखता है? वॉर्स, करेक्ट। दो वॉर्स हुई थी इस पीरियड में, कौन कौन? 1962 एंड 1965। इंडिया फेस्ड द ब्लंट ऑफ टू मेजर वॉर्स। अब अच्छा ये बताओ, जब वॉर्स होगी इकोनॉमी में, वॉर्स होगी तो क्या होगी, सारे रिसोर्सेस को डाइवर्ट कर दिया करना पड़ेगा वॉर्स की तरफ। आइदर सस्टेनेंस पर इशू है ना, जब देश ही ना बचे तो फिर प्लान्स किस काम की? तो हमारी जो भी ऑब्जेक्टिव्स थी, एग्रीकल्चर ले लो, इंडस्ट्रीज ले लो, ये सारी चीजें डाइवर्ट कर दी गई रिसोर्स वॉर्स पे। 1961 वाला वॉर तो हम लोग ऑफिशियली क्या मतलब डिफीट नहीं हुए। 1962 वाला जो वॉर था चाइना से, मेजरली डिफीटेड। और उस डिफीट के चलते नेहरू जी पे इतना गहरा असर पड़ा कि उनका तबियत उसके बाद से खराब हो गया। और अगर कहा जाता अगर वो वॉर नहीं हारती इंडिया ना, तो नेहरू जी का लाइफ और होता थोड़ा, और वो इतना डिप्रेशन में चले गए उसके बाद, वो 1964 के आसपास डेथ हो गया। 1962 में वॉर हुई थी, अभी वॉर से हम लोग उबर नहीं पाए थे ठीक से, फिर 1965 में पाकिस्तान अटैक कर, पाकिस्तान वाली वॉर हो गई। तो ये प्लान जो है ना मेजरली फेल्ड होने लगे। थर्ड प्लान से फर्स्ट प्लान ठीक ठाक काम की, सेकंड प्लान में भी ठीक ठाक काम हुआ, थर्ड प्लान आते आते हाँ फेलियर, क्योंकि रिसोर्सेस वे डाइवर्टेड मेजरली टू वॉर्स। थर्ड प्लान के बारे में लिखते हैं थोड़ा सा। थर्ड प्लान 1961 से 66, या फिर कई लोग इसको 65 भी कर देते हैं, क्योंकि बाद में इसे कट शॉर्ट कर दिया गया था। 65 आते आते पता चला कि पैसे ही नहीं है, प्लान कैसे होगा, 66 लिख लो, 65 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। थर्ड प्लान, ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया फेस्ड टू मेजर वॉर्स, वन विथ चाइना, अदर विथ पाकिस्तान। चाइना का 1962, पाकिस्तान 1965। ड्यू टू हेवी ड्रेन एंड डाइवर्जन ऑफ फंड्स, ड्यू टू हेवी ड्रेन एंड डाइवर्जन ऑफ फंड्स,
diversion of funds, this plan utterly failed to meet its target. This plan, due to heavy drain मतलब funds जो है ना drain की तरफ भाग चला गया, drain and diversion of funds, this plan utterly failed to meet its target, which was development of agriculture and balanced regional development, which was target होगी इसकी कुछ ना कुछ, which was development of agriculture and balanced regional growth या development. जब 1965 आते आते हमारे पास रिसोर्सेस खत्म हो चुकी थी, काफी चीजें रिसोर्सेस खत्म हो चुकी थी, तो अचानक से रिसोर्स थोड़ी हम लोग पास आ जाएगा नया प्लान बनाने के लिए गवर्नमेंट। और वही टाइम पीरियड देखो 1966 आते आते 1966 आते आते दो वॉर फेस कर चुके हम लोग, वी हैव फेस टू वॉर्स। और उसके बाद आप देखोगे ना कि पॉलिटिक्स भी, इंडियन पॉलिटिक्स भी जो है ना डाउन टर्न ले रही थी। वो टाइम पीरियड ऐसा था, नेहरू जी डेथ कर चुके थे, फिर शास्त्री जी आए थे, फिर इंदिरा गांधी आई, तो पॉलिटिकल भी अप डाउन चल रहा था। इनिशियल डेज ऑफ इंदिरा गांधी वाज नॉट वेरी इजी, इट वाज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। कांग्रेस में चाहे कभी भी कुछ क्या होता है, कहीं भी कुछ ब्लैंकनेस आएगी, खाली चीज होगा, सभी चाहेंगे कि हम आगे आए, हम आगे आए। उसी तरह कांग्रेस की जो लीडरशिप थी वहां भी प्रॉब्लम चल रही थी। इनफैक्ट इन 1969 कांग्रेस वाज सपोर्टेड बाय द लेफ्ट पार्टी गवर्नमेंट, कांग्रेस वाज सपोर्टेड बाय द लेफ्ट पार्टी गवर्नमेंट, और काफी चीजें थी, तो गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेस नहीं थी। तो कंसेक्यूटिव 3 इयर्स तक 3 इयर्स तक हम लोग उस पीरियड को कहते हैं प्लान हॉलीडे। ठीक, 3 इयर्स तक कोई 5 इयर्स प्लान नहीं आया, तो उसमें क्या करते थे, ईयरली बेसिस पे, जैसे बजट आ रही है ईयरली बेसिस पे हम लोग प्लान बनाए, ईयरली बेसिस पे देखते जाते थे, 5 ईयर प्लान्स नहीं बन रही। अब नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ फोर्थ प्लान पे चलते हैं। फोर्थ प्लान हॉलीडे करके उसके बाद लिख लो टाइटल टाइटल डाल के कि प्लान हॉलीडे फॉर 3 इयर्स वी वर नॉट हैविंग एनी 5 ईयर प्लान्स। This period was termed as plan holiday. थोड़ी स्लो टॉपिक जरूर है, कई टीचर छोड़ देते हैं, 5 ईयर प्लान्स नहीं पढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि एग्जाम्स में आता ही नहीं, बट यूपीएससी का क्या है, वो कब घूम के कहाँ चला जाए कोई नहीं जानता। ऐसे भी जानना जरूरी है, हमें इकोनॉमिक हिस्ट्री में जानना जरूरी है, वरना अचानक से आप आ जाओगे 2015 में, तो फिर एक आपको पर्सपेक्टिव होना चाहिए ना पीछे क्या हुई है। अब लिखते हैं, थर्ड तक हो गया था, प्लान हॉलीडे हो गया, फोर्थ प्लान लिखो। फोर्थ प्लान टाइम डालना ब्रैकेट में 1969 से 1974, 1969 से 1974। अब इस पीरियड में भी कुछ ना कुछ आया है 1969 से 74 के बीच में। यहाँ भी एक और देखने को मिलेगी आपको, कौन सी, 71। फिर क्या होगा, that led to birth of Bangladesh।
पता है? अब देखो, जब 1969 से 1974 की टर्म चल रही है, तो आप जब भी इकोनॉमी पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लो, यूपीएससी में है ना कि आपको कोरिलेट करके देखना पड़ेगा एक चीज को दूसरे चीज को, वरना फिर क्या होगा ना कि सिलोज में पढ़ने से फायदा नहीं है। व्हेन यू आर रीडिंग इकोनॉमी, क्योंकि पॉलिटी का हर समय इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा और आना है। कहा भी जाता है, एक चीज कहा जाता है ना कि पॉलिटी इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी, पॉलिटी इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी। तो आप देखोगे कि 1971 में क्या हुआ, इंडो पाक वॉर हो गई। 1973 में गल्फ क्राइसिस हुई थी, ऑयल प्राइसेस राइज। जब 1973 हुई, इसराइल का नाम जानते हो आप लोग? इसराइल उस टाइम पे ना 1973 में जो अदर गल्फ नेशन थी उसको 7 दिन में ही सबको डिफीट कर दी थी। आप लोग सुने होंगे उसके बारे में, उस इवेंट के बारे में। 7 डेज में डिफीटेड मोर देन ऑल ऑफ इट्स नेबर्स। इजिप्ट हो गया और जो भी आसपास जितने हैं, जॉर्डन हो गया, उस साइड सीरिया हो गया, सबको उसने 7 दिन में डिफीट कर दिया। तो अब जो गल्फ नेशन थे वो बोले कि ये इसराइल डिफीट नहीं किया हमें, चाइल्ड ऑफ यूएसए, इसराइल इज बीइंग सपोर्टेड बाय यूएसए। तो अब जो गल्फ नेशंस थे उनकी इज्जत की बात आ गई भाई, ये तो हमें डिफीट कर दिया, ऐसे कैसे हो गया? तो बोले ठीक है, अब जो है हम ऑयल एम्बार्गो लगा देते हैं, ऑयल देंगे ही नहीं तुम्हें, यूएस को बंद करो तेल देना। तो जब वो डिमांड कट कर, सप्लाई कट कर रहेंगे ये लोग, तो प्राइसेस अप जाएंगे। जब सप्लाई कट होंगी तो प्राइसेस अप जाएंगे। आप इमेजिन करो कि 1970s में इंडिया में पेट्रोल की क्या प्राइस हुआ करती होगी? 20 रुपए तो मैं देखा हूँ बचपन में, 90 पैसे, 90 पैसा, ठीक है। और जो इंटरनेशनल, मतलब जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है ना, वो बैरल्स में हुआ करती है। ठीक, एक बैरल में कितना होता है, कोई आइडिया? एक बैरल में लगभग 154 या फिर 150 से ज्यादा ही होता है, 54 लीटर्स होती है। जब इंटरनेशनल ट्रेड अभी भी सुनोगे तो बैरल्स में हुआ करती है, ठीक है। तो उसकी प्राइसेस थी लगभग $3, और ये गल्फ क्राइसिस के बाद ये हो गई $12। हाउ मच प्राइस राइज? 4 टाइम्स ना लगभग। जब 4 टाइम्स प्राइस राइज होगी, फिर महंगाई कितनी बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना बढ़ जाएगा। आज 100 का पेट्रोल लेते हो मोटा मोटी, मान लो कि 2 महीने बाद आप 400 का ले रहे हो, कितना हो हंगामा होगा, इमेजिन कर सकते हो ना। जब इस टाइम पे 90 पैसा था, तो 7 पैसा जब प्राइस बढ़ा था ना, 7 पैसा जब प्राइस बढ़ा था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी पार्लियामेंट में उसमें थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो बोले कि प्राइस इतना बढ़ गया, अब हम कार अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और अब बैलगाड़ी से जाएंगे कहाँ, पार्लियामेंट। और वो गए थे बैलगाड़ी से पार्लियामेंट। अब पिक्चर भी कभी वो आप देखोगे, वो यूट्यूब वगैरह पे चाहे कहीं पे, तो काफी चीजें अप्स एंड डाउन चल रही थी। तो फोर्थ प्लान भी अपना किस ओर जा रहा है, फेलियर की ओर। ठीक, तो फोर्थ प्लान के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। फोर्थ प्लान, टाइम पीरियड डाल देना उसका ब्रैकेट में, 1969 से 1974। ऑब्जेक्टिव, इंदिरा गांधी आ चुकी थी 1969 तक, तो गरीबी हटाओ का बहुत बात करती थी, उनका नारा भी था गरीबी हटाओ। तो जो प्लान की मेजर ऑब्जेक्टिव थी वो भी थी रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। तो मेजर ऑब्जेक्टिव फॉर द प्लान वाज रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। Some major events during this plan was 1971 Bangladesh independence, या फिर 1971 इंडो पाक वॉर, बर्थ ऑफ बांग्लादेश लिख लो जिस तरह से भी लिखना चाहते हो। During this period only, during this period only, the politicization of planning, during this period only, the politicization of planning started.
which took during this period only politicization of planning started, which took serious populist design, which took serious populist design coming plans, serious populist design coming plans. समझ में आया? अब यही पीरियड ऐसा था, मतलब अब पॉलिटिक्स भी अपने हिसाब से चेंज हो रही है। ये पीरियड आते आते 1969 आते आते पॉलिटिक्स हावी होने लगा था, सबको सत्ता में अपना हिस्सेदारी चाहिए था, तो गरीबी की बात कर देंगे, हालांकि रिमूवल ऑफ पॉवर्टी तो होनी ही चाहिए, नो डाउट, दैट इज वन ऑफ द मेजर एम ऑफ द कंट्री। तो अब पॉलिटिसाइजेशन होने लगा, जो भी पार्टीज वो करी थी, मेरी बात मानो तब हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, सभी अपने अपने तरीके से। तो मेजर मतलब अल्टीमेटली फोर्थ प्लान वाज आल्सो नॉट सो मच सक्सेसफुल। फिर आ जाते हैं हम लोग फिफ्थ प्लान पे। फिफ्थ प्लान टाइम पीरियड ब्रैकेट में लिख दो 1974 से 1979। पॉपुलर term poverty elevation was emphasized by the government. The planning process got more politicized. Planning process got more politicized. Havoc of HAVOC, hyperinflation, hyperinflation, hyperinflation led the government. Havoc of hyperinflation led the government to hand over a new function to hand over a new function to the Reserve Bank of India to stabilize inflation. पीरियड से पहले तक इन्फ्लेशन कंट्रोल करना काम किसका था? मेजरली गवर्नमेंट का, हालांकि अभी भी है, बट गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को टारगेट किसके थ्रू करती है? आरबीआई के थ्रू। अभी जो इन्फ्लेशन की टारगेट है अपनी कितनी है? तो इन्फ्लेशन होनी चाहिए 4 ± 2 के रेंज में होना चाहिए। अभी जो है, उस टाइम पे हमने क्या देखा? ऑयल की प्राइसेस देखी, 4 टाइम्स बढ़ गई थी। कितनी इन्फ्लेशन होगी? काफी इन्फ्लेशन होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, इधर उधर काफी पॉलिटिकल डाउनटर्न होगा, देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगी, काफी चीजें होंगी। तो अब देखो, जो फिफ्थ प्लान लिखे है ना 1974 से 4 to 1979, इस पीरियड में भी कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कौन सी है? इमरजेंसी वाली पीरियड। अब 1975 आते आते मिसेस गांधी को लगा कि अब उनका सत्ता में रहना मुश्किल हो जाएगा, और ऐसा हो भी रहा था। जेपी जिसका अभी बात की हम लोग, जयप्रकाश नारायण, वो टोटल रिवॉल्यूशन की बात कर रहे थे कि अब जो है मतलब उनका कहना था कि जो आजादी मिली है ना, वो अभी 1947 में, वो हम लोग फुल्ली इस तरह से हम लोग सोचे थे, जो गांधीयन आइडियोलॉजी थी हमारी, वो फुलफिल नहीं हुई है। अब हम लोग क्या करेंगे? टोटल रिवॉल्यूशन। मतलब वो एक नारा भी दिए थे कि 1 साल तक आर्मी काम करना बंद कर दे, गवर्नमेंट सर्वेंट काम करना बंद कर दे,
गवर्नमेंट चलेगी कैसे? तो इंदिरा गांधी को भी एक्सक्यूज मिला, वो कंट्री को क्या देती है? इमरजेंसी। इमरजेंसी वाली पीरियड में फिर क्या हो गई? काफी डाउन टर्न हुई। जितने भी लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनको रातों रात जेल में डाल दिया गया, रातों रात। कई तो भाग गए, कई इधर गए, कई उधर गए, और बहुत मिस ट्रीटमेंट किया जाता था पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ भी। ठीक है, तो ये प्लान भी मेजरली। और देखो, फिर इमरजेंसी खत्म हुई 1977 में। 1977 में जब इमरजेंसी खत्म होती है तो न्यू गवर्नमेंट आती है, जनता गवर्नमेंट, जिसकी अभी जो बीजेपी है वही जनता पार्टी की बाई प्रोडक्ट है। बाद में बीजेपी 1984 में जनता पार्टी हुआ करती थी, वही टूटी। तो जो बीजेपी है या फिर जनता पार्टी है, इसकी ज्यादा आइडियोलॉजी किस तरफ थी? राइट विंग की तरफ। राइट विंग की तरफ। तो राइट विंग वाले होते हैं ना, वो प्लानिंग व्लानिंग में ज्यादा विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि प्लानिंग ये सब फालतू चीज है, ये सब नहीं होगा। कैपिटलिज्म की तरफ ज्यादा झुकाव होता है। अभी भी आप जो गवर्नमेंट है उसको देखो, अपोजिशन क्या कहता है? दो इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम लेता है कि उसकी सरकार है ना? ये और प्लानिंग भी आप देख लो, खत्म कर चुकी है गवर्नमेंट। तो जब ये जनता पार्टी आई 1977 में, तो प्लानिंग पीरियड क्या थी? 74 से 79 की। तो इसको कट शॉर्ट कर देती है जनता पार्टी, उस प्लान को कट शॉर्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि ये तो बनाई हुई प्लान किसकी थी? शुरुआत में कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। उनको चाहिए ना कि अब जो प्लान्स बने वो मेरे हिसाब से हो। जो भी गवर्नमेंट में आएगी उसको ऐसा लगेगा ना कि अब जो चीजें हो वो उसके हिसाब से हो। तो वो उस प्लान को कट शॉर्ट कर देती है, जो फिफ्थ प्लान होती है तो कट शॉर्ट कर देती है, और बीच में 1-2 साल के लिए ये फिर नया प्लान लेके आती है। हालांकि 1980s में वापस जनता पार्टी was defeated and Congress again came to power, राइट? फिफ्थ प्लान में हम लोग कुछ लिखे हैं आगे? फिफ्थ प्लान में क्या क्या लिखे हैं बताओ जरा एक बार। हाँ, तो इन्फ्लेशन के लिए भी गवर्नमेंट को दे दिया गया था। फिफ्थ प्लान का मेजर ऑब्जेक्टिव वाज, जो फिफ्थ प्लान मेजर ऑब्जेक्टिव इन द फिफ्थ प्लान वाज पोवर्टी इराडिकेशन। अब फोर्थ प्लान से ही ना पोवर्टी इराडिकेशन इराडिकेशन की बात हमने बहुत की है। गरीबी हटाओ, लेकिन अभी तक गरीबी कहाँ हट पा रही? नहीं हट पाई। तो हर प्लान क्यों? पॉपुलिस्ट प्रेशर्स ज्यादा बढ़ रही थी। जब इंदिरा गांधी शुरू में गरीबी हटाओ की बात की थी तो उनका गवर्नमेंट काफी बढ़ चढ़ के उनको मिला था समर्थन, तो गवर्नमेंट में आई थी। जब से आप हर एक प्लान में देखोगे घुमा फिरा के पोवर्टी एलिवेशन की बात होती ही है, और होनी भी चाहिए, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो मेजर ऑब्जेक्टिव वाज पोवर्टी इरेडिकेशन, attainment of self-reliance in agri production and defense. Major objective was poverty eradication, attainment of self-reliance in agri production and defense. एक लाइन और लिखो, द जनता पार्टी गवर्नमेंट did cut short, जनता पार्टी गवर्नमेंट did cut short the fifth plan by a year ahead of its terminal year. जनता पार्टी गवर्नमेंट did cut short the fifth plan by a year ahead of its terminal year. मतलब खत्म जब होने वाली थी 78-79 में, उससे पहले ही उसे बंद करा दिया, यानी 77-78 में। एंड जनता पार्टी फॉलोड एनुअल प्लान्स फॉर 1979 to 80। जनता पार्टी फॉलोड एनुअल प्लान्स 1979 to 80। जनता पार्टी के पहले जो गवर्नमेंट आई थी उसके पीएम कौन बने थे? नाम नाम कहाँ के थे? नहीं, उनको भी सत्ता से नहीं चाहिए था। जेपी जेपी बात कर रहे हैं।
जेपी, हाँ मोरारजी देसाई, करेक्ट करेक्ट, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई कहाँ से थे? गुजरात से। वो पहले गुजरात और अभी जो महाराष्ट्र है ना, वो एक ही स्टेट हुआ करती थी पहले, वहां के सीएम भी रह चुके थे वो। अभी तक 6 ही ऐसे सीएम है, 6 मेरे ख्याल से, मोदी जी लगा के 7 हो सकते हैं, बट 6 जो कि पीएम भी बने हैं। तो मोरारजी देसाई भी थे वैसे सीएम, इनफैक्ट वो फर्स्ट ऐसे सीएम थे जो पीएम भी बने थे। वो सीएम रह के आए थे कहाँ से? और मोरारजी देसाई के बारे में एक और फैक्ट बता दूं आप लोगों को, वो प्रोविंशियल सिविल सर्वेंट थे, स्टेट पीसीएस वाले। समझ रहे हो, पीसीएस वाले उस जमाने में भी पीसीएस ऑफिसर थे, कुछ उन पे कुछ लांछन लग गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ ये की थी, तो फिर वो रिजाइन करके एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गया। करेक्ट। जनता पार्टी गवर्नमेंट कट शॉर्ट कर दी, समझ में आ रहा है? फिफ्थ प्लान तक लिख लिया हम लोग, अब लिखो सिक्स प्लान। सिक्स प्लान टाइम पीरियड ब्रैकेट में लिखना 1980 से 85। टाइम पीरियड 1980 से 85। It emphasized on the plan emphasized on socio-economic infrastructure in rural areas. The plan gave या फिर emphasized on socio-economic infrastructure in rural areas, eliminating rural poverty, and regional disparity. Eliminating rural poverty and regional disparity. Regional disparity. Some of the major works during this period was 1982, NABARD was established. 1982, NABARD was established. NABARD का फुल फॉर्म लिख लेना ब्रैकेट में, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल development. It was established in 1982 during the sixth plan. करेक्ट। एक और बैंक हुई थी एस्टेब्लिश 1982 में ही, उसका नाम था एक्सिम बैंक, अभी भी शायद एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, EXIM बैंक, वो भी लिख लो आप। 1982 एक्सिम बैंक्स was established to promote export. नाइनटीन एटी फाइव, अच्छा लिख लो पहले। Who is the youngest PM of India till date? राजीव गांधी। 1985 आते आते इंदिरा गांधी जी का डेथ हो चुका था, 84 में आई थिंक। फिर राजीव गांधी यंगेस्ट पीएम। अगर यंग है कोई तो कुछ ना कुछ तो उसको क्रांति करने का मन ही करेगा। ये पहले पायलट थे और फर्स्ट एक्सीडेंशियल प्राइम मिनिस्टर वाज राजीव गांधी, कई लोग कहते हैं। मनमोहन सिंह जी को भी एक बुक आई थी ना, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, मूवी भी है शायद कोई। तो फर्स्ट एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर वाज राजीव गांधी। तो जब ये आते हैं राजीव गांधी, फॉरेन एजुकेटेड, कंप्यूटर की बात करेंगे, टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, तो इस प्लान में हमें किस चीज की रिफ्लेक्शन आएगी? मॉडर्नाइजेशन की तरफ ज्यादा झुकाव रहेगा हमारा, है ना? तो इस प्लान के बारे में लिखो हल्का। सेवेंथ प्लान ऑब्जेक्टिव वाज टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस,
reducing poverty and generating employment. Technological self-reliance, reducing poverty and generating employment. As well as growth, modernization, self-reliance, social justice. As well as growth, modernization, self-reliance and social justice. अब 1989 आते आते इंडिया की बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस स्टार्ट हो गया, वापस दिखने लगा। वापस फिर गवर्नमेंट भी चेंज हो रही थी। राजीव गांधी के बाद पीएम कौन बने? वीपी सिंह, नाम सुना होगा आपने। उसके बाद फिर कौन बने? एक साल 1.5 साल में ही चेंज हो रही थी, चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी, जब चंद्रशेखर जी पीएम थे 1989 के करीब में, फाइनेंस सेक्रेटरी जब वो फर्स्ट दिन शपथ ग्रहण लेते ही हैं तो फाइनेंस सेक्रेटरी उनके पास नेक्स्ट डे आते हैं, सर अपने पास हाँ फॉरेन रिजर्व क्राइसिस हो रहा है, हम लोग के पास अपने एक्सपोर्ट्स 7 डेज के एक्सपोर्ट को भी इंपोर्ट बिल हम लोग पे नहीं कर पाएंगे। तो चंद्रशेखर बोले कि ये बात हमें तुम अब बता रहे हो, तुम्हें पहले बताना चाहिए ना। तो जो दूसरे भी गवर्नमेंट थे इससे पहले जो थे, इससे पहले क्या कर रहे थे? सो रहे थे। वो इतने गुस्सा हुए कि उसको फायर कर दिया, रिमूव फ्रॉम फाइनेंस सेक्रेटरी। तो अब देखो 1989 आते आते सिचुएशन काफी डार्कनेस की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। फॉरेन रिजर्व क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है। और फिर इन सबको और एग्रावेट कर देती है इंटरनेशनल सिचुएशन उस टाइम पे। अगस्त 1990 में इराक नाम की एक कंट्री है, इन्वेडेड कुवैत। ठीक, एक हम लोग गल्फ वॉर देख चुके हैं, 1973 में ऑयल क्राइसिस हुई थी। फिर वापस 1990 आते आते क्या हो गया? ऑलरेडी कंगाली में थे, अब आटा गीला हो गया। इराक वॉर आकर के वापस इन्फ्लेशन क्या करेगी? राइज करेगी। अभी भी जो मेजरली अपनी एनर्जी नीड्स है वो किस चीज से फुलफिल होती है? पेट्रोलियम से, क्रूड ऑयल से। अपना जो इंपोर्ट बिल है, लगभग $100 बिलियन का डेफिसिट अभी भी क्यों है? पेट्रोलियम के चलते। $100 बिलियन, $100 बिलियन बोले तो लगभग 8 लाख करोड़। 8 लाख करोड़ पैसे हम लोग क्या करते हैं? उससे ऑयल खरीदते हैं ईयरली बेसिस पे। तो उस टाइम पे फिर इराक इन्वेडेड कुवैत। जब अब हुआ कि इराक में एक लीडर थे सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन जी का कहना था, ये इनका कहना था, ये ऑथोरिटेरियन थे। इराक इराक की, अच्छा 1 मिनट में आपको थोड़ा सा और ये दिखाता हूँ मैप, और क्लियर होगा। कहाँ गया यार, मैं इसकी किधर से करूँ? पता है किसी को मिनिमाइज आज थोड़ा सेटअप अलग लग रहा है। हाँ, क्रोम सर्च कर लेता हूँ। अब दिख रहा है लोगों को? दिख रहा है ना?
ये इराक है, यहाँ पे कुवैत है, ये कुवैत, और ये गल्फ मतलब उधर का ही कंट्रीज है ना। गल्फ तो पर्शियन गल्फ ये वाला रीजन है। कहने का मतलब जो इस्लामिक वर्ल्ड है ना उधर का, ये सऊदी अरेबिया है। अब इराक में जो लीडर थे वो कौन थे? सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन का कहना था कि ये जो कुवैत है ना, छोटा सा कंट्री, एयरलिफ्ट फिल्म देखे हो? एयरलिफ्ट फिल्म कोई अक्षय कुमार की, वो उसी वॉर के टाइम की है, 1990 के टाइम की, जब इंडियन डायस्पोरा को भी प्रॉब्लम हो गया था। क्यों? क्योंकि इराक जो है इन्वेड कर दिया और 2 दिन में ही पूरा देश, या फिर एक वीक के अंदर ही पूरा कुवैत पे कब्जा कर लिया। तो जब अब इराक क्या किया कुवैत पे, और बहाना क्या दिया? रीजन तो होगा ना, अच्छा क्यों कर रहे हो भाई ऐसा? इसका कहना था कि ये जो कुवैत है ना, ये हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर रहा है, और यहाँ पे इसकी एक ऑयल फील्ड थी बॉर्डर के आसपास, ऑयल फील्ड होती है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल रिसोर्स। ये इसका रीजन दिया कि कुवैत जो है वो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग तो ऐसे होगी डायरेक्ट जमीन में, हॉरिजॉन्टल मतलब अपना एरिया है भी नहीं, उधर इराक है और ऐसे करके ले जाते हैं, उधर से तेल निकाल लेंगे। इराक क्या बहाना दिया? कुवैत इज डूइंग स्लैंटिंग ड्रिलिंग, मतलब हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का ही दूसरा नाम है स्लैंटिंग ड्रिलिंग, और वो रातों रात कहाँ चली गई? फिर इस पे अटैक करता है ऑथोरिटी। अब फिर वापस यूनाइटेड नेशन वगैरह एक्टिव हुई कि इराक को रोको, ये तो बदमाशी कर रहा है। तो फिर उस पे एम्बार्गो लगाती है इराक पे। देख लो भाई, इराक पे सैंक्शन सैंक्शन है। अभी कैसे ईरान पे करती है यूएस, करती है ना कि ईरान से कोई तेल खरीदेगा तो मेरा डॉलर ना यूज करे, सैंक्शन लगाएंगे। तो फिर वही इराक पे सैंक्शन हुई, तो फिर वापस क्या होगी? ऑयल प्राइसेस, वर्ल्ड इकोनॉमी में ऑयल की सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम हुई तो ऑयल प्राइसेस राइज हो जाएगी। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग क्या कौन सा देख रहे थे? प्लान्स देख रहे थे, और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखेंगे जो हम लोग रिफॉर्म्स लाए थे 1990s में। ठीक, 1991 में रिफॉर्म आई थी ना, क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं थी, उतनी फॉरेन करेंसी नहीं थी, हमारा फॉरेन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रही थी देश में। ठीक है, तो अब सेवेंथ प्लान के बारे में लिख लिया हम लोग थोड़ा बहुत। सेवेंथ प्लान हो गया। अब आ जाओ आप एट प्लान के पास। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि आज ये वाला टॉपिक को खत्म करके फिर कल नेक्स्ट टॉपिक में, कल नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। नेक्स्ट एट प्लान लिखो आप। एट प्लान उस टर्म में लिखना 1990 से 1995। The major objective for the plan was the major objective for the plan was development of human resource. The major objective for the plan was development of human resource. एक मिनट, एट प्लान की टाइमलाइन आप कितना लिखे हो? 1990 नहीं, 1992 थी। 1992 से 1997 कर दो उसको। बीच में 2 ईयर ना एनुअल प्लान आई थी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि क्राइसिस चल रही थी देश में। टाइमिंग को चेंज कर लो 1992 से 1997। उससे पहले एक लाइन में लिख दो, बिफोर दिस प्लान देयर वाज 2 एनुअल प्लान्स ड्यू टू द इंटरनेशनल क्राइसिस एंड ओवरऑल सिचुएशन दैट इंडिया वाज फेसिंग। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स चल रही थी इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स भी तुरंत तुरंत चेंज हो रही थी। वीपी सिंह आए, फिर चंद्रशेखर आए, गवर्नमेंट चेंज हो रही थी ना, फिर नरसिम्हा राव आए, तो बीच में हम लोग के पास फिर रिसोर्सेस नहीं थी। प्लान बनाने के लिए एक स्टेबिलिटी इन्वायरमेंट भी तो चाहिए ना। तो फिर बीच में हम लोग वापस क्या किए? 2 एनुअल प्लान्स लेके आए, 1990 और 1991। 1992 में जो अभी हम लोग लिख रहे हैं एट प्लान के बारे में लिख रहे हैं ना, 1992 से 1997। ठीक, इट वाज टिपिकली लॉन्च्ड इन न्यू इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इट वाज टिपिकली लॉन्च्ड इन न्यू इकोनॉमिक इन्वायरमेंट दैट वाज आफ्टर द एलपीजी रिफॉर्म। 1991 में हम लोग क्या कर चुके थे? एलपीजी रिफॉर्म।
अब यही टाइम है, अब बात उठी देश में, इकोनॉमी में बात उठी कि भाई एलपीजी रिफॉर्म तो हो चुकी है, हम लोग लिबरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, तो प्लान्स की क्या जरूरत है? प्लान्स की क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गई उसी टाइम से। जो प्लान हम लोग बंद कब किए 2015 में, उसकी वॉइस कब से उठने लगी थी? 1990s से ही, कि अब क्यों? जो कैपिटलिस्ट सोच वाले लोग थे कि भाई क्यों रिसोर्स को प्लान करते हो, उसमें भी रिसोर्स इन्वेस्ट करते हो, फिर अब ये प्लान, क्योंकि प्लानिंग जुड़ी थी कम्युनिस्ट सिस्टम से, सोशलिस्ट सिस्टम से। लोगों का कहना था कि अब देश किस तरफ जा रही है? अब जा रही है कैपिटलिस्ट वर्ल्ड की ओर, तो अब इस प्लान का कोई जरूरत नहीं रह गया है। तो क्रिटिसिज्म ऑफ द प्लान्स वेर स्टार्टेड फ्रॉम दिस टाइम पीरियड ओनली। ठीक, अब आप आ जाओ नाइन्थ प्लान पे, जल्दी जल्दी। ट्वेल्थ प्लान तक है, इसको देखेंगे, फिर हम लोग 1990 वाले जो रिफॉर्म हुई ना, एलपीजी रिफॉर्म, उसको देखेंगे। नाइन्थ प्लान टाइम पीरियड में डालना 1997 से 2002, 1997 से 2002। The major objective of this plan was ambitious growth rate of 7%. The major objective of this plan was ambitious growth rate of 7% and time-bound social objective. And time-bound social objective. Time-bound social objective. Some of the works that were carried down during this period was universalization of primary education, target PDS, public distribution system, universalization of primary education, target PDS, public distribution system, 1997, target PDS, 1997, सर्व शिक्षा अभियान 2000, सर्व शिक्षा अभियान 2000। अब आप आ जाओ 10th प्लान पे। 10th प्लान, आप लोग कोशिश करना आगे से जब नोट्स भी बनाते हो ना, तो व्हाइट सीट या फिर व्हाइट कॉपी वाले पे बनाना, क्योंकि एग्जाम में आपको लाइनिंग वाला पेपर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं रहता एग्जाम में। व्हाइट सीट्स पता है सबको? 10th प्लान 2002 to 2007, 10th प्लान 2002 to 2007। Again objective was eradicate poverty and unemployment, as well as eradicate poverty and unemployment, as well as doubling the per capita income in 10 years, as well as doubling the per capita income in 10 years। है, अब आगे बढ़ो, आप 11th प्लान पे आ जाओ, as well as doubling the per capita income in 10 years। 10th के बाद 11th पे आते हैं, फिर 12th को तो बीच में स्टॉप कर दी गई थी। 12th प्लान वाज लास्ट प्लान। 11th प्लान पे आ जाओ आप। 11th प्लान टाइम पीरियड 2007 to 12। Objective was 11th plan objective was rapid and inclusive growth, rapid and inclusive growth,
इंक्लूसिव ग्रोथ हम लोग देखे थे, थोड़ा बहुत याद आया? रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ. Some of the works during 11th plan was राजीव आवास योजना 2009, राजीव आवास योजना 2009, 2009, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2000, आवास योजना, सबका नाम चेंज हो चुका है. राजीव आवास योजना 2009. The plan targets, the plan 11th plan targets a growth rate of 10%. 11th plan targets a growth rate of 10%. फॉर्मल टाइम पीरियड क्या थी? 2012 से 17, बट 2015 में ही was dead end. क्यों? क्योंकि प्लानिंग कमीशन ही खत्म हो गई. प्लानिंग कमीशन की जगह कौन सी बॉडी आई? नीति आयोग. जो 12th प्लान थी ना, ये 12th प्लान को कहा जाता है कि इसमें काफी जो स्टेक होल्डर्स थे, स्टेक होल्डर्स मीन्स इंडिया में जितने काफी फार्मर वर्ग हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, लेबर क्लास हो गए, काफी लोगों से इनपुट ली गई थी, फिर 12th प्लान बनाई गई थी. इसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था. एक गूगल हैंगआउट नाम की ऐप हुआ करती थी पहले 2012 के आसपास, जिसपे आप मैसेज, फेसबुक व्हाट्सएप से पहले की बात, तो जिसपे आप वीडियो कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो. तो उसको यूज करते हुए प्लानिंग कमीशन डिफरेंट स्टेक होल्डर से अपनी अपनी सजेशंस मांगते हैं. आपको इस प्लान में, नेक्स्ट प्लान में, मतलब 12th प्लान में क्या क्या चीज चाहिए, व्हाट थिंग यू वांट टू सी इन द प्लान. तो ये प्लान काफी वाइडर स्टेक होल्डर से कंसल्ट करके बनाई गई थी 12th प्लान, जो कि अपनी टाइम पीरियड भी पूरी नहीं कर पाई, 2015 आते आते खत्म हो गई. ठीक, 12th प्लान के बारे में लिखते हैं, 12th एंड द लास्ट प्लान. 12th प्लान टाइम पीरियड 2012 to 17 was prepared by 12th plan was prepared by planning commission after widest consultation till date. 12th plan was prepared after widest consultation till date. Over 950 civil societies, widest consultation till date. Over 950, 950, over 950 civil society organization across the country provided inputs. Over 950 civil society organizations across the country provided inputs. Business associations, including those business associations, including those representing small enterprise, business associations, including those representing small enterprises, have been consulted. Have been consulted. Growth rate of 9%. Growth rate of 9%. Growth rate of 9% was kept as target. One of the major objective, growth rate of 9% was kept as target. One of the major objective of the plan was
one of the major objective of the plan was faster, sustainable and more inclusive growth. Faster, sustainable and more inclusive growth. अब इंक्लूसिव ग्रोथ हम लोग देख चुके थे, अब इंक्लूसिव ग्रोथ बार बार आने लगी। अब एक और टर्म है सस्टेनेबल ग्रोथ। आप इन्वायरमेंट में पढ़ोगे सस्टेनेबल ग्रोथ। ये सस्टेनेबल ग्रोथ टॉक्स वन स्टेप फॉरवर्ड ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ कहती है ना कि ग्रोथ ऐसी हो जिससे फ्यूचर जनरेशन की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाए, यानी कि इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट नहीं किया जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब भी बात आएगी वहां पे इन्वायरमेंट की बात आएगी ही आएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी है 17 गोल्स, एसडीजी गोल्स, वो आप देख लेना, उसे इन्वायरमेंट में से पढ़ोगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को देख लेना। ये 12th प्लान में कौन सी वर्ड आई? इंक्लूसिव आ चुकी थी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट वाली आ चुकी थी किसमें? 11th में, फिर 12th में रिपीट होती है। अब कहते हैं हम लोग कि सस्टेनेबल ग्रोथ की ओर हम लोग जा रहे हैं 12th प्लान से। 12th प्लान के बारे में और थोड़ा सा लिखते हैं, नहीं इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में लिखते हैं। 12th प्लान हो गया। अब इंक्लूसिव ग्रोथ, उस दिन हम लोग कुछ लिखे नहीं थे इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में, अब इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में लिख लो आप। इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ is the idea of growth and development that includes disadvantaged and marginalized sections of society. That includes disadvantaged and marginalized sections of society. Leading to proper needs of SCs, scheduled castes, scheduled tribes, women, old age, children, etc. Some of the subheading में लिखना, some of the elements of inclusive growth are, some of the elements of inclusive growth are: number one, employment generation. Number one, employment generation. Number two, poverty reduction. Employment generation. Number two, poverty reduction. Number three, agricultural development. Poverty reduction के बाद agricultural development. Equal distribution of income. Equal distribution of income. Social sector development. Equal distribution of income. Social sector development. Reduction in regional disparities. Social sector development. Reduction in regional disparities. Industrial development, as well as environment protection. As well as disparity लिख लिया, उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड environment protection.
अब हम लोग बढ़ते हैं धीरे धीरे 19 प्लान्स खत्म हो गई मोटा मोटी। देखो प्लान, एक एक प्लान की ना 5 साल की होती थी, उसमें आपको बहुत सारा चीज पढ़ने को मिलेगा। जो मेजर उसकी चीज होनी चाहिए मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप रेफर कर सकते हो। पिछले 7-8 सालों से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आता भी है तो फिर भी किसी को नहीं आता क्वेश्चन। प्लान से पिछले 2-3 साल में एक आध क्वेश्चन आई थी फ्री में। अगर क्वेश्चन आ भी गया ना, क्योंकि इतनी वाइडर है अपने आप में, एक सब्जेक्ट है प्लान, 5 ईयर प्लान की बात हो रही है तो हजारों पेज की डॉक्यूमेंट होगी, आप कितने पढ़ोगे। तो मेजर ऑब्जेक्टिव से उसी के टीचर अब पढ़ाते नहीं यूपीएससी में प्लान। इकोनॉमिक्स में प्लान को छोड़ देते हैं कि पढ़ लेना कुछ। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ते हैं 1991 रिफॉर्म्स की तरफ, क्योंकि ये एक मेजर माइलस्टोन है इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री। लेकिन बिफोर हम लोग 1991 रिफॉर्म्स की तरफ बढ़े, हम लोग थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट मॉडल्स को भी देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स कहने का मतलब, कोई भी गवर्नमेंट है जब वो फंड एक्सपेंड करेगी तो वो अपने माइंड में कुछ ना कुछ मॉडल लेके चलेगी कि भाई अपने को इस तरफ ज्यादा रिसोर्स पुट करना है, या फिर किस सेक्टर में ज्यादा इनपुट देना है, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा डेवलपमेंट होने देना चाहिए, या फिर पीएसयूज पे काम करना चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा हम लोगों को काम करना चाहिए। जो हम लोग देखेंगे ना इन्वेस्टमेंट मॉडल, इसको हम लोग 4 फेजेस में देख सकते हैं। फर्स्ट फेज देखते हैं 1950 से 69 तक। अब ये फेज देखो, जब आप इसकी थोड़ी सी मतलब पॉलिटिकल हिस्ट्री देखोगे, 1950 से 69 के बीच में कांग्रेस पार्टी थी, नेहरू जी का एरा है। थोड़ा सा आप गेस करोगे तो आपको पता लग जाएगा। प्लानिंग भी हम लोग अडॉप्ट कर चुके थे। तो इंडिया की झुकाव किस तरफ ज्यादा थी, सोशलिज्म की तरफ ज्यादा झुकाव थी या फिर कैपिटलिज्म की तरफ ज्यादा झुकाव थी? सोशलिज्म की तरफ ज्यादा झुकाव थी। जब फेज फर्स्ट, ये सब फेजेस ना पढ़ने के लिए अपने हिसाब से लोग डिवाइड कर लेते हैं। गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि अपन फेज फर्स्ट में चल रहे हैं, फेज सेकंड में चल रहे हैं, या फेज थर्ड में चल रहे हैं। गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करती है, पॉलिसी मेकिंग अपने हिसाब से चलती है, बट पढ़ने के हिसाब से ताकि हमें इजी हो, हम लोग इसको फेजेस में डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हर फेज का अलग अलग है। जब फेज फर्स्ट आप देखोगे तो आप देखोगे गवर्नमेंट की मेजर जो फोकस है ना, वो पीएसयूज पे है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पे। गवर्नमेंट का भी, इंडियन गवर्नमेंट क्या कहती थी, नेहरू जी कहते थे ना कि जो जो इंडस्ट्रीज हैं ये मॉडर्न टेम्पल है। तो ये जो गवर्नमेंट की ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती थी, जो इकोनॉमी की ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी, दैट वाज फोकस्ड मोर ऑन पीएसयूज। 1956 में एक रिजोल्यूशन आई थी, रिजोल्यूशन 1956। उसमें क्या किए थे, अब इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन जब लाए थे 1956 में, हम लोग टोटल इंडस्ट्रीज को 3 भागों में डिवाइड किए थे, 3 शेड्यूल में, ए शेड्यूल, ए बी एंड सी। ठीक, 1956 में लेके आ चुके थे। अब थी कि 1956 में वही फर्स्ट फेज वाला पीरियड है, तो शेड्यूल ए में उन सब इंडस्ट्रीज को रखा गया जहां पे गवर्नमेंट की मोनोपोली होगी। Nobody other than government institutions or government undertakings can work in Schedule A sector field. शेड्यूल बी में बात की गई जो ऑलरेडी वर्किंग प्राइवेट सेक्टर्स हैं, ऑलरेडी वर्किंग प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जैसे टाटा स्टील 1903 से ही थी, कुछ चीजें सीमेंट में थोड़ी बहुत प्राइवेट कैपिटल थी इंडिया में। तो उन सब सेक्टर्स को छोड़ के जहां पे ऑलरेडी कुछ प्राइवेट पार्टीज काम कर रहे हैं, उन सब चीजों को छोड़ के कोई अदर प्राइवेट एंटिटीज काम नहीं करेगी शेड्यूल बी में। यहाँ भी कौन होंगे ज्यादा, पीएसयूज होंगे। अगर पीएसयूज नहीं है तो कौन से प्राइवेट सेक्टर है इधर जो कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है उस फील्ड में। जैसे स्टील में टाटा स्टील ऑलरेडी एस्टेब्लिश थी, तो अब हम लोग क्या करते कि नहीं, टाटा स्टील तुम छोड़ के भागो स्टील सेक्टर, प्राइवेट पार्टीज ऑलरेडी काम कर रही थी, तो हम लोग क्या कहते हैं कि तुम छोड़ के भागो अब, नहीं ना, तो उसको ऑलरेडी हम लोगों ने काम करने दिया। एंड शेड्यूल सी वाज फॉर प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत छोटा सा स्कोप बच गया। फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर वेरी लिमिटेड स्कोप वाज देयर। जो हम लोग फायदा उठा सकते थे प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट से, वो कंट्री को तो मिली नहीं, पेज फर्स्ट है।
वी सफर्ड अ लॉट। और पीएसयूज जो थी, जो भी पीएसयूज काम कर रही थी, पीएसयूज में धीरे धीरे क्या हुआ, करप्शन, रेड टेपिज्म, मेनी अदर काइंड्स ऑफ थिंग, लॉसेस में जाने लगी है। गवर्नमेंट के लिए एक व्हाइट एलिफेंट के रूप में काम करने लगी। गवर्नमेंट बजट से और अपने टैक्सेस इनकम से पैसा पुट इन कर रही है ताकि काफी पीएसयूज को अलाइव रखा जा सके। अदरवाइज क्या होगी, जॉब लॉसेस होगी। अगर पीएसयूज बंद होगी तो यही प्रॉब्लम है नहीं पीएसयूज के साथ, कि आप प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हो, फिर भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, वो वर्क करेंगे। तो गवर्नमेंट के लिए क्या चाहिए, वो एक व्हाइट एलिफेंट। करेक्ट। तो फेज फर्स्ट में हमने क्या देखा, फेज फर्स्ट में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वाज वेरी लिमिटेड एंड दैट टू वाज रेस्ट्रिक्टेड टू शेड्यूल सी। और बेसिक गुड्स की जो इंडस्ट्रीज थी ना, वही सब अधिकतर शेड्यूल सी में। ठीक। अब फिर फेज अब हुआ 1969, आते आते इंदिरा गांधी के टाइम पे आते आते हुआ कि नहीं भाई, ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, अपने इकोनॉमी में गड़बड़ हो रहा है। तो फेज टू आई, फेज सेकंड, जिसको हम लोग देखते हैं बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड 1970 से 73 वाले पीरियड को फेज सेकंड कहते हैं। अब हुआ यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने देखा कि अच्छा यार, प्राइवेट पार्टीज से तो हम लोग ले नहीं रहे हैं। जब बात प्राइवेट पार्टीज की करते हैं, सिर्फ देश की प्राइवेट पार्टीज नहीं, फॉरेन प्राइवेट एंटिटीज भी तो है, वो इन्वेस्टमेंट करती हैं। और यही पीरियड था एशिया में, जो इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज है, इंडोनेशिया, सिंगापुर, उधर आप साउथ ईस्ट एशिया बोलते हो, एशियन कंट्रीज जो है वो काफी डेवलप कर रही थी। क्यों? दे हैड ओपनड देयर इकोनॉमी फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर्स। Foreign entities were coming there. They were investing directly, indirectly for indirect investment, and they were called as Asian tigers. और on the other hand, similar situation in India. जब हम लोग independence हुए थे, तो we all were on the similar footings. Let it be the Southeast Asian countries or either India. During independence, our situation was comparatively a bit better, but they realized beforehand that they need foreign investment. तो अब हम क्या किए इस वाले पीरियड में 1970 से 73 के पीरियड में, कि हमने कहा कि ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वी विल आल्सो अलाउ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बट देयर वाज कैविएट, देयर वाज कंडीशन। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया वाज ओनली विलिंग टू अलाउ ओनली इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अब बताओ, टेक्नोलॉजी कोई ट्रांसफर करना चाहेगा जल्दी? कोई फॉरेन एंटिटीज, एप्पल की क्या करती है अभी इंडिया में, जो फैक्ट्रीज बनाने की बात करती है, चिप कहाँ बनेगी उसकी? चिप की जो वो होगी, टेक्नोलॉजिकल वर्क्स होगी, वो तो सारा वहां होगी, यूएस में होगी, कैलिफोर्निया में होगी। और यहाँ पे क्या होगी, जो मैकेनिकल वर्क्स है, चाइना में क्या होती है, मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना लिखा होता है, बट उसकी जो टेक्नोलॉजी की एस्पेक्ट्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो कहाँ होती है, कैलिफोर्निया में होती है। तो क्या ये जो हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया कि नहीं, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को नहीं अलाउ किया हमने, जिसको एफडीआई अभी कहते हैं, इंडिया में भी एफडीआई भी आती है, जो कि हम लोग बाद में अलाउ कर चुके हैं। we were not allowing FDI, we were allowing only technology transfers. Okay, फेज टू। फिर फेज थ्री इसके बाद की फेज है, और 1990 से पहले, यानी कि 1974 से 1990 तक। 1990 के बाद क्या रिफॉर्म्स हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले फेज में, वी अलाउड, हमने रियलाइज कर लिया थर्ड फेज में कि वी नीड इन्वेस्टमेंट बिकॉज गवर्नमेंट इज नॉट सफिशियंट, तो हम धीरे धीरे, मतलब टोटल तो नहीं, फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी थोड़ा सा अलाउ किए, थोड़ा तो पहले फेज में भी कर चुके थे, थोड़ा थोड़ा अलाउ कर रहे हैं। अब ये होते होते टाइम पीरियड आ गई 1989। अब देखो होता क्या है ना, कि सिर्फ इंडिया वाज नॉट द ओनली कंट्री दैट टाइम सफरिंग, there were many, because sometimes what happens, if the international crisis happens, the crisis invades to many other countries also. So was the situation of Latin America also. Latin America, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका की जो मैक्सिको वाली पार्ट है, वहां से इधर वाले कंट्रीज को लैटिन अमेरिका कहते हैं। काफी कंट्रीज है, जैसे अभी वेनेजुएला है,
कोलंबिया है, अर्जेंटीना है, नीचे जो ब्राजील है, तो वो अभी जैसे वेनेजुएला जैसी कंट्रीज है वो अभी भी सफर कर रही है ना। तो अब इस फेज में क्या हुआ, 1989 तक सिर्फ इंडिया वाज नॉट ओनली सफरिंग, इंडिया वाज सफरिंग दैट वी नो, दो साउथ मतलब जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज थी वो भी सफर कर रही थी। तो ऐसा हुआ, वर्ल्ड कम्युनिटी एज ए होल देखी कुछ ना कुछ तो सिस्टम में गड़बड़ी है, क्योंकि ये सिस्टेमिक प्रॉब्लम है, तब तो सफर कर रहे हैं लोग। तो हुआ कि ये जो, और 1989 आते आते जो कम्युनिस्ट वर्ल्ड थी यूएसएसआर, वो भी डिसइंटीग्रेशन की तरफ बढ़ चुकी थी। तो यूएसएसआर कम्युनिस्ट लीडर अपने आप को कहा करती थी, जो प्लानिंग वगैरह की जो मॉडल है वो कहाँ से हम लोग लाए हैं, यूएसएसआर से ही लाए हैं। तो वो भी बैकफुट पे थी। अब हुआ कि अगर इन देशों को हम लोग कुछ सपोर्ट और डेवलपमेंट नहीं देते, ये क्या करेंगे, डेट क्राइसिस होगा। डेट मेजरली डेट कौन देते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसके पास ज्यादा सफिशिएंट डेट है। अब वो डेट दे दिया और उसके इंटरेस्ट नहीं मिल पा रहा है, तो लॉस किसका है, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड का लॉस है। तो वह कि कुछ ना कुछ सिस्टम ऐसा लाते हैं जिससे कि इनको अपलिफ्ट किया जा सके, इनको इस सिचुएशन से, वी शुड टेक देम आउट फ्रॉम दिस ग्रेव सिचुएशन। तो फिर 1989 के करीब में एक वाशिंगटन कंसेंसस हुई। वाशिंगटन कंसेंसस इसीलिए क्योंकि ये वाशिंगटन डीसी कैपिटल ऑफ यूएस में हुई। ठीक, वाशिंगटन कंसेंसस में two of major world leaders came together. One was मार्गरेट थैचर। थैचर जी का नाम सुना आपने? ये यूके की पीएम हुआ करती थी। और दूसरा था रोनाल्ड रेगन, ये यूएसए के प्रेसिडेंट थे। ठीक, कहां पे, वॉशिंगटन कंसेंसस में। अब वॉशिंगटन कंसेंसस जब हुई, फिर जब कुछ पॉइंट्स आ गया है फाइनली, तो हुआ इसमें क्या कि अब जो ऐसे कंट्रीज हैं जहां क्राइसिस है, उनको अपने इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा, दे शुड ओपन देयर इकोनॉमी। और उसके बाद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो है, जो एक्सेसिव एक्सपेंडिचर कर रही है, उनको कट करना पड़ेगा। जो सोशल वर्क्स होती हैं जहां पे गवर्नमेंट झूठ मूठ का एक्सपेंडिचर कर रही है, उनके हिसाब से वो कट ऑन करना पड़ेगा। तो इस टाइम पे ही एक स्कीम चला करती थी यूके में। यूके में भी, अब यूके लीड कर रहा था वॉशिंगटन कंसेंसस को। यूके में क्या होता था ना, स्कूल्स में चिल्ड्रन को मिल्क दिया जाता था फ्री में। अपने यहाँ भी मिड डे मील की स्कीम है ना, फ्री में क्या देते हैं हम लोग, फ्रूट्स। यूके में क्या मिलती थी, मिल्क, जो कि शुरुआत हुई थी वर्ल्ड वॉर टू के खत्म होते होते। वर्ल्ड जो अपने समय पीडीएस है ना, अभी पीडीएस जो सिस्टम चलती है, इंडिया में फ्री फूड ग्रेन देते हैं, इसकी भी जेनेसिस वर्ल्ड वॉर टू को जाती है उस टाइम पे। क्योंकि उस टाइम पे जब वॉर हुई थी तो काफी लोग पुअर हो गए, पॉवर्टी में चले गए, तो गवर्नमेंट उनको पीडीएस दिया करती थी। और यूके में स्कूल्स में मिल्क भी मिला करती थी। तो थैचर साहब आई तो वो बोली कि भाई कट करना है एक्सपेंडिचर, जो मार्गरेट थैचर थी। तो वो बोली कि अच्छा, अब कुछ ना कुछ तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा ना, खुद को भी, खुद एग्जाम्पल दोगे तब ना। तो उन्होंने क्या कहा कि जो स्कूल्स में मिल्क दी जा रही है ये अनप्रोडक्टिव है, मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ये ठीक नहीं है उनके हिसाब से। तो फिर वो मार्गरेट थैचर को आगे चलकर वर्ल्ड में उनको कहा जाता है, और वहां के न्यूज़पेपर्स में भी आर्टिकल्स लिखे जाने लगे कि मिल्क स्नैचर, ये बच्चों का दूध छीन ली है, ये मिल्क स्नैचर लेडी है मार्गरेट थैचर। क्यों, वाशिंगटन कंसेंसस के बाद। फिर उस कॉन्टेक्स्ट में ही हम लोग देखेंगे। अब आई थिंक टाइम हो गया ना, तो अब कल देखेंगे हम लोग इसी कॉन्टेक्स्ट में, वाशिंगटन कंसेंसस के कॉन्टेक्स्ट में। अब इंडिया में भी क्राइसिस चल रही थी सिमिलर टाइम पीरियड पे। तो अब इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग वाशिंगटन कंसेंसस के बाद देखेंगे क्या रिफॉर्म्स हम लाए। मनमोहन सिंह जी आते हैं 1991 में एज फाइनेंस मिनिस्टर, फिर कुछ रिफॉर्म्स आती है, इकोनॉमी को ओपन अप की जाती है, फिर धीरे धीरे हम लोग अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से उभरते हैं।
और आज हम लोग के पास एक बस लास्ट मोर देन $600 बिलियन का फॉरेन रिजर्व है, जो कि सफिशियंट है 11-12 मंथ्स की इंपोर्ट बिल के लिए। और उस टाइम पे लेस देन 7 डेज का भी, 2 वीक्स का भी, आई थिंक 1 वीक का भी नहीं बचा था। मतलब अगर हम लोग, ऐसा सिचुएशन था कि 1 वीक के बाद हम लोग नल्ले हो जाते हैं, पैसा नहीं बचता। जब दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आएगी ना कि आपके पास पैसा नहीं है तो सामने वाला आपको लोन भी नहीं देगा। डूबने के लिए थोड़ी लोन देंगे, लोन देंगे ये तो चुका ही नहीं पाएगा, तो फिर उसकी कॉन्सिक्वेंसेस मल्टीपल होती है। तो वो हम लोग कल देखेंगे 1990 की क्राइसिस। ओके, थैंक यू क्लास।